नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक जो बजट से संबंधित है उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, बजट से संबंधित प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट की परिभाषा क्या है, बजट की बेसिक फीचर्स क्या हैं, बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है शासन को बनाने के लिए, रेल बजट को किस तरह से सामान्य बजट के साथ मर्ज कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तथा बजट को संसद में किस तरह से पेश किया जाता है, कब पेश किया जाता है। साथ ही जब बजट संसद द्वारा पास कर दिया जाता है तो उसको देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए कैसे भेजा जाता है, और एक बार जब कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिल जाता है तो कैसे बजट को पारित माना जाता है। आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसके जो बजट के शीर्ष होते हैं, हेड ऑफ अकाउंट ऑफ बजट, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार का यूनियन बजट हो या स्टेट गवर्नमेंट का अपना बजट हो, इन दोनों बजटों में लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान आय के तरफ किया जाता है अथवा व्यय के तरफ किया जाता है। बजट में प्रावधान एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दोनों साइड में होता है, रिसीट साइड में भी होता है और एक्सपेंडिचर साइड में भी होता है। तो क्या पूरे अमाउंट को एक ही हेड में दर्शाया जाता है? जी नहीं, पूरे अमाउंट को जो लाखों करोड़ रुपए का होता है उसको विभिन्न शीर्षों में दर्शाया जाता है और उन शीर्षों को विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से बनाया गया है, जिसको कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं, लेखांकन प्रक्रिया कहते हैं। यह भी बहुत स्टैंडर्डाइज लेखांकन प्रक्रिया होता है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा संक्षिप्त में, ताकि आप सभी मित्रों को भी यह समझ में आ जाए कि बजट के शीर्ष क्या हैं, उसका किस तरह से लेखांकन किया जाता है, किन किन हेड ऑफ अकाउंट्स में बजट के विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट को देखने से यह स्पष्ट है कि किसी भी स्टेट के बजट का जो टोटल रिसीट है, कुल आय है, उसको दो भागों में दिखाया जाता है। पहला है राजस्व आय, रेवेन्यू रिसीट, और दूसरा है पूंजीगत आय, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत पहला ब्रॉड क्लास है स्टेट्स ऑन रेवेन्यू और दूसरा है रेवेन्यू या रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां तक स्टेट्स ऑन रेवेन्यू की बात है, इसको पुनः दो भागों में, दो क्लास में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्लास है टैक्स रेवेन्यू, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को विभिन्न एक्टिविटी से प्राप्त होने वाले टैक्स को दर्शाया जाता है, उसके अमाउंट को दर्शाया जाता है। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स को छोड़कर अदर सोर्सेस हैं रिसीट के, उसको दर्शाया जाता है। और सेकेंड कैटेगरी है रेवेन्यू या रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें पुनः दो कैटेगरी हैं, दो क्लासेस हैं। पहला है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। मित्रों, 15th फाइनेंस कमीशन 2020-21 वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था, जो 5 वर्षों के लिए है, अर्थात 2025 और 26 तक इसका रिकमेंडेशन लागू होते रहेंगे। सेकेंड कैटेगरी है ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार जो ग्रांट इन एड स्टेट गवर्नमेंट को उपलब्ध कराती है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, उसके तहत जो पैसे प्राप्त होते हैं उसको इस कैटेगरी में दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत आय का, कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट को ब्रॉडली 3 क्लासेस में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है नेट पब्लिक बोरोइंग, जो स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से बोरोइंग करती है, उधार लेती है। दूसरा होता है रिसीट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो उसके पास जो
पब्लिक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, जीपीएफ का, स्मॉल सेविंग, ये सब का, उससे भी वो उधार ले सकती है। और तीसरा है रिसीट फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। जो स्टेट गवर्नमेंट अपने पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोर्ड्स, अपने ऑटोनोमस बॉडीज, अपने कॉरपोरेशंस, इसको जो उधार देती है, उसको जब रिकवर किया जाता है तो उससे जो आय होती है उसको रिसीट फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस के कैटेगरी में दर्शाया जाता है। देखिए इस चार्ट को, इससे आपको, इस चार्ट और इस डायग्राम से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। मित्रों, इस डायग्राम को देखने से स्पष्ट है कि स्टेट्स ऑन रेवेन्यू रिसीट तथा रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या हेड्स हैं। इसको और क्लियर समझने के लिए हम पहले आते हैं स्टेट्स ऑन रेवेन्यू रिसीट्स के क्या क्या सब हेड्स हैं। तो इसका सबसे बड़ा सब हेड है टैक्स रेवेन्यू रिसीट। टैक्स रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत आता है सबसे बड़ा कंपोनेंट, इसको स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी के रूप में दर्शाया जाता है। इसका मेजर हेड ऑफ अकाउंट है 0006। यह सबसे बड़ा कंपोनेंट टैक्स रेवेन्यू के रूप में स्टेट को प्राप्त होता है। दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, इसका मेजर हेड है 0039। तीसरा कंपोनेंट है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी भी कुछ आइटम्स पे वैट लग रहे हैं, इसका मेजर हेड है 0040। नेक्स्ट है स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन। यह भी बहुत लोकप्रिय टैक्स रेवेन्यू किसी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिसका मेजर हेड है 0030। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पर स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मेजर हेड है 0041। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू, इससे भी आप काफी परिचित होंगे, इसका मेजर हेड है 0029। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सप्लाई पे भी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पे कुछ टैक्स वसूल करती है, जिसका मेजर हेड है 0043। वैसे कुछ और कंपोनेंट अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन ये जो 7 कंपोनेंट मैंने बताया, स्टेट जीएसटी मीन्स एसजीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये मेजर टैक्स रेवेन्यू के सोर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जो टैक्स से परे जा करके है, इसको नॉन टैक्स कैटेगरी में रखा जाता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स होता है माइनिंग, खास करके जिस स्टेट में माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मेजर हेड है 0853। नेक्स्ट इरिगेशन या वाटर चार्जेस, सरकार जो इंडस्ट्री के लिए स्टेट के डिफरेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस सब को जो पानी सप्लाई करती है, चाहे कृषकों को जो पानी उनके इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए दिया जाता है, उस पर वाटर चार्जेस या इरिगेशन चार्जेस वसूल की जाती है। उसका 3 हेड में रेवेन्यू रिसीट होते हैं। पहला है 0700, 0701 और 0702। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, स्टेट के पास जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे भी रेवेन्यू जनरेशन होता है, इसका मेजर हेड है 406। नेक्स्ट है हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल इस सब में जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये सब लगते हैं, उससे जो इनकम आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे मेजर हेड 0210 चाहे 0211 में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी, इसके एक्टिविटीज से जो इनकम होते हैं उसको मेजर हेड 0059, 0216, 1054 में क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल सर्विसेज, इसका मेजर हेड है 1475। और अंतिम जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स हैं उसको डिफाइन किया जाता है इंटरेस्ट फ्रॉम लोन एडवांसेस गिवन बाय द स्टेट
to its public sector undertakings, board, PSUs, autonomous bodies, corporations. इन रेवेन्यू रिसीट को इसके मेजर हेड 0049 के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। तो आइए ये जो डिटेल है इसका हम डायग्राम इस चार्ट में देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह किन विभिन्न हेड ऑफ अकाउंट में सुसज्जित किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है, जो ब्रॉडली दो क्लासेस में विभक्त होते हैं। पहला होता है स्टेट शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस और दूसरा होता है ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टेट शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस। इसको कितना परसेंट जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में स्टेट से, उसका कितना परसेंट स्टेट को दिया जाएगा, यह इस पर आधारित होता है कि फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन किया है। 2020-21 से लेकर के 5 साल के लिए, मतलब 2025 और 26 तक के लिए 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन लागू है, जो अभी चल रहा है। इसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो सबसे बड़ा अमाउंट सेंट्रल जीएसटी CGST का होता है, जिसका मेजर हेड 0005 होता है। सेकेंड महत्वपूर्ण हेड होता है जिसमें भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वह है इनकम टैक्स, जिसका मेजर हेड है 0021। नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसका मेजर हेड होता है 0020। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट हेड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कस्टम ड्यूटीज का सीमा शुल्क, जिसका मेजर हेड 0037 होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, जिसका मेजर हेड 0038 होता है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्विस टैक्स, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसका मेजर हेड है 0044। इसके अतिरिक्त और कुछ हेड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो 6 हेड्स मैंने बताया यह मेजर हेड्स है जिसमें पैसे को बजट में दर्शाया जाता है स्टेट शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस के रूप में। अब हम आते हैं ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रांट इन एड का भी बहुत बड़ा अमाउंट भारत सरकार से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण। इसका मेजर हेड होता है 1601 और इसके कुछ सब मेजर हेड्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट एड 3 क्लासेस में उसको विभक्त किया जाता है। पहला होता है सेंट्रल स्कीम ग्रांट। आपने सुना होगा 2 सेंट्रल स्कीम के बारे में काफी आपने सुना होगा। पहला होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS, इसका सब मेजर हेड 06 के रूप में दर्शाया जाता है। साथ ही दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल स्कीम ग्रांट ब्रॉडली 2 महत्वपूर्ण सब क्लास में डिवाइड रहता है। पहला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS और दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट CP। नेक्स्ट कैटेगरी होता है फाइनेंस कमीशन ग्रांट, जो कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसका सब मेजर हेड होता है 07। इसके अंतर्गत जो मेन ग्रांट मिलता है वो CRF के रूप में मिलता है, ULB अर्बन लोकल बॉडीज के लिए मिलता है एंड PRI मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए मिलता है। और तीसरा और अंतिम क्लास है जिसका नाम है अदर ग्रांट्स। इसका सब मेजर हेड 08 होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, जैसे कि NCCF के लिए, SCA के लिए, चाहे स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में SCA के रूप में,
जीएसटी कंपनसेशन के रूप में, चाहे कभी आर्टिकल 275(1) के तहत जो प्रावधान है उसके लिए भी भारत सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाता है। तो इस तरह से मित्रों आपने देखा कि रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्रॉडली दो कैटेगरी में रखा गया है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस तथा ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इस डायग्राम को, आपको काफी स्पष्ट हो जाएंगी तस्वीरें। डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि रेवेन्यू रिसीट के बारे में क्या उसके डिटेल्स हैं, क्या उसका हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, जिससे उसको क्लासिफाई करके अमाउंट्स को दर्शाया जाता है। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीट्स के बारे में, पूंजीगत आय के बारे में। तो इसके अंतर्गत तीन ब्रॉड क्लासेस हैं, तीन ब्रॉड हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जिसमें अमाउंट को रखा जाता है, प्रावधान किया जाता है। पहला है पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग, जिसका मेजर हेड 6003 तथा 6004 होते हैं। सेकेंड है रिसीट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स, जिसका मेजर हेड 8001 से शुरू होता है और 8797 तक चलता है इसका हेड ऑफ अकाउंट। और नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, जो लोन स्टेट गवर्नमेंट अपने पीएसयू बोर्ड कॉर्पोरेशन को देती है। तो हम शुरू करते हैं कि पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग क्या है। स्टेट गवर्नमेंट ब्रॉडली दो डिफरेंट लेवल पे पब्लिक बोरोइंग करती है। पहला कहलाता है इंटरनल बोरोइंग, इसके अंतर्गत मार्केट बोरोइंग होता है, जैसे कि लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो देश के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे अगर लोन लेती है तो इसको इंटरनल बोरोइंग कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से, अगर वो वर्ल्ड बैंक से, जैका से, यूरोपियन यूनियन से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से लोन लेती है तो इसे लोन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं। अब आते हैं रिसीट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट। कभी कभी सरकार उनके पास जो एक सरकार के ट्रस्टी के रूप में जो पैसा स्मॉल सेविंग का होता है या एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड्स के होते हैं, जिसका मेजर हेड 8001 से लेकर के 8012 तक होता है, उसके अंतर्गत अगर पैसा हो, चाहे रिजर्व फंड में पैसा हो जिसका मेजर हेड 8115 to 8235 तक होता है, चाहे रेमिटेंस से जिसका मेजर हेड 8781 से लेकर के 8797 तक रन करता है, इसमें जो फंड होते हैं उससे भी स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकता है। और लास्ट वन इज रिसीट फ्रॉम रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। जो लोन एंड एडवांसेस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसके अंतर्गत आने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को या बोर्ड्स को या कॉर्पोरेशंस को देती है, जिसका मेजर हेड 6075 to 7610 तक आता है, उसको दी जाती है। उससे भी अगर वो लोन लेती है इसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। कैपिटल रिसीट यूजुअली गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए होता है और इसके बारे में आप इस डायग्राम से भलीभांति समझ सकते हैं। तो आज हम इस तरह से बजट के एक जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है कि टोटल रिसीट क्या है, उसके अंतर्गत रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, उसके अंतर्गत कैपिटल रिसीट क्या होता है, अभी तक हमने उसको जानने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, अब मैं कवर कर रहा हूं कि बजट में टोटल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर को किन विभिन्न हेड ऑफ अकाउंट में दर्शाया जाता है। मित्रों, इसके लिए तीन महत्वपूर्ण हेड ऑफ अकाउंट्स हैं टोटल व्यय को क्लासिफाई करने के लिए। पहला हेड ऑफ अकाउंट है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरा हेड ऑफ अकाउंट है ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांसेस। मित्रों, मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूं, इसको देखिए कि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिम का आकार क्या होता है।
आप इस डायग्राम को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी राशि राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रावधानित होता है, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड के तहत प्रावधानित होता है, और सबसे कम ऋण और अग्रिम के रूप में क्लासिफाई होता है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किन किन विभिन्न हेड ऑफ अकाउंट्स में दर्शाया जाता है या अमाउंट को पार किया जाता है, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हेड ऑफ अकाउंट है पे एंड अलाउंसेस, दूसरा है पेंशन, तीसरा है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग्स, चौथा है ग्रांट इन एड, जो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट इन एड अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को या बोर्ड्स को, चाहे कॉरपोरेशंस को या ऑटोनोमस बॉडीज को देती है। नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज, जो स्टेट गवर्नमेंट फूड सब्सिडी देती है या फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है या सब्सिडीज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट देती है, ये सब सब्सिडीज के तहत आते हैं। और अंतिम है अदर एक्सपेंडिचर्स। तो यह जो 6 एक्सपेंडिचर्स के हेड्स ऑफ अकाउंट मैंने बताया, इसमें प्रथम 3 मतलब पे एंड अलाउंसेस, पेंशन तथा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग, ये तीनों मिलकर के गवर्नमेंट के कमिटेड एक्सपेंडिचर के श्रेणी में आता है। गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में इस एक्सपेंडिचर को करने ही करने होते हैं। मित्रों, अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में कैपिटल वर्ड्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको क्लासिफाई किया जाता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सब के निर्माण के लिए खर्च होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत रखते हैं। और अंतिम है लोन एंड एडवांसेस। वह लोन एंड एडवांसेस जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसके अंतर्गत आने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, बोर्ड्स को, कॉरपोरेशंस को या ऑटोनोमस बॉडीज को देती है। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर की जो राशि होती है वो इन हेड ऑफ अकाउंट्स में पार्क किए जाते हैं, जो कि बजट में शो होता है। अब हम कुल बजट व्यय का किस तरह से क्षेत्रवार बजट प्रावधान किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित की जा सके, विभिन्न क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता को देखते हुए बजट प्रावधान किया जा सके, इसको हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, तो हम प्रारंभ करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को क्षेत्रवार कैसे दर्शाया जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश के डिफरेंट क्षेत्रों को देखते हुए, उसके डेमोग्राफी को देखते हुए यह जरूरी होता है कि बजट को इस तरह से उसे क्षेत्रवार दिया जाए ताकि जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसको पूरी की जा सके। तो क्षेत्रवार जब हम टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं तो इसको 3 डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला हेड ऑफ अकाउंट है सामाजिक क्षेत्र में व्यय, एक्सपेंडिचर इन सोशल सेक्टर। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में व्यय, एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक सेक्टर। और तीसरा है सामान्य क्षेत्र में व्यय, एक्सपेंडिचर इन जनरल सर्विस सेक्टर। तो हम प्रारंभ करते हैं सामाजिक क्षेत्र में व्यय। इसके अंतर्गत बहुत सारे डिफरेंट क्षेत्र आते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं जिसमें बजट के प्रावधानों को रखा जाता है। पहला है शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति। दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स आते हैं। तीसरा है जल आपूर्ति, सफाई और आवास तथा शहरी विकास। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रकाशन। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति मीन्स शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड कास्ट के कल्याण हेतु। नेक्स्ट है श्रम और श्रमिक कल्याण। नेक्स्ट हेड ऑफ अकाउंट है सामाजिक कल्याण, पोषाहार तथा दैवीय विपत्तियों में राहत। तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत इन सारे हेड ऑफ अकाउंट में बजट को दर्शाया जाता है। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र में व्यय। इसके अंतर्गत आते हैं
कृषि व संबद्ध क्रियाकलाप, इसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं वो सारे इससे कवर होते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, नेक्स्ट है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, इसके बाद है ऊर्जा, इसके बाद है उद्योग और खनिज, इसके बाद है परिवहन और अंतिम है संचार। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यय को हम इन डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं। और थर्ड वन इज सामान्य क्षेत्र में व्यय। सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो इस प्रकार है। राज्य के महत्वपूर्ण अंग जैसे विधानमंडल, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जो भी हो, साथ ही राज्यपाल, मंत्री परिषद, कैबिनेट, न्याय प्रशासन, निर्वाचन, ये सब इसके तहत आते हैं, जिसमें हेड ऑफ अकाउंट के अंतर्गत पैसा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है राजकोषीय सेवाएं, इसके बाद है प्रशासनिक सेवाएं, इसके बाद पेंशन तथा अंतिम है विविध सामान्य सेवाएं। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है सो बजट की राशियों को दर्शाए जाते हैं। और इसका मूल भावना है कि इन विभिन्न क्षेत्रों में कुल व्यय को एक संतुलित स्वरूप दिया जाए। इन क्षेत्रों की जो विशेष आवश्यकता है, जो शासन द्वारा आर्थिक नीति जो संकल्पित है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए बजट के सहारे। इसलिए इस तरह का संतुलन बनाने के लिए बजट के कुल व्यय को क्षेत्रवार भी दर्शाया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आपने बजट के जो सेकंड महत्वपूर्ण भाग हैं, टोटल व्यय, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। मित्रों, आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए शुक्रिया। आपको कोई संशय हो तो आप लिख करके जरूर पूछिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।